नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम देख रहे थे जीएस संगम बुक दो 2024 की है। इसमें दोस्तों मैंने प्राचीन इतिहास करा दिया है कंप्लीट, मैराथन भी करा दी है और आपकी वीडियो भी है। जिसको जैसा सूटेबल लगे आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास। दोस्तों देखिए इसमें 2 वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे मध्यकालीन इतिहास। थोड़ा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक दोस्तों? तो देखिए हम शुरुआत करते हैं। इसमें पहला टॉपिक लिखा हुआ है कि अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय। देखिए यहाँ लिखा है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम था तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। सभी को पता है 711-12 में इसने आक्रमण किया था, सिंध पर पहली बार किया था। देखिए अगर बात करें, लिखा अगला क्वेश्चन कि वह अरब जनरल जिसने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में कब्जा कर लिया तो वो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों, ताकि और थोड़ा आपको अच्छा दिखे। ठीक, अगर हम आगे बात करें तो लिखा अगली पुस्तक की पुस्तक तहकीकात मालिल हिंद लिखी है किसने? तो अलबरूनी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद मिन मकाना किस भाषा में लिखी है? तो दोस्तों याद रखेंगे अरबी भाषा में लिखी है। किसने? अरबी। देखिए एक तो कॉमन यहाँ लिखा नहीं दोस्तों, तो आप याद कर सकते हैं, यहाँ अरबी भाषा होगा। ठीक, अगला है किताबुल हिंद, एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है। किसने लिखा? अलबरूनी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप देख सकते हैं कई बार आपको मिलेगा। ठीक, तो रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन उज्बेकिस्तान का यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था, तो ये अलबरूनी ही था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फारसी विद्वान अल बेरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान आक्रमणकारी के साथ था, तो महमूद गजनवी के साथ था दोस्तों। अगला है मोहम्मद गौरी की सेना पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध किया, जिसमें तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए थे दोस्तों, और जो है उसने जो है गौरी जो है राज्य पर कब्जा कर लेता है। पहली लड़ाई में गौरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन है चंदावर का युद्ध हुआ था, तो मैंने मतलब इससे पहले पूर्व मध्यकालीन जो पढ़ाया था, इसके आगे वाली क्लास यानी आज छोड़ कल मैराथन ली थी, उसके आगे वाली क्लास अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, जो किसके बीच हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। जयचंद इसमें पराजित हो गए थे, मोहम्मद गौरी विजय हो गए थे। ठीक, तो ये याद रखेंगे दोस्तों आपको। और तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ था, 1213 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। एल्दौज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था, तो एल्दौज जो है हार गया था, इल्तुतमिश जीत गया था। समझ में आया कि नहीं? तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया गया, सोमनाथ मंदिर को लूटा, तो महमूद गजनी ने लूटा। इसका उत्तराधिकारी होता है गौरी, गौरी का होता है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद होता है आराम शाह, बहराम शाह, फिर रुकनुद्दीन फिरोज होते हैं, फिर रजिया सुल्तान होते हैं। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। ठीक दोस्तों, तो थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कभी-कभी क्रम लगाने को आ जाता है। अगला है महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था, तो सोमनाथ का आक्रमण था। अगला है प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में दोस्तों स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और गहड़वाल जो वंश के शासक थे कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी। ठीक, ये भी पूछ लिया। आप देखिए गढ़ किस वंश के थे? तो गहड़वाल वंश के थे, याद करना पड़ेगा आपको। ठीक, लिखा शासक भीम द्वितीय, इसने जो है मोहम्मद गौरी को पराजित किया था 1178 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया है कि मोहम्मद गजनवी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया, तो 1001 ईस्वी में पहली बार भारत पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया। देखिए आपको अलग अलग मिलेंगे, कितने लोग मिलेंगे तो याद रखेंगे। देखिए मोहम्मद बिन कासिम मिलेंगे, ठीक, ये अरब आक्रमणकारी है। ठीक, और ये मोहम्मद गजनवी मिलेंगे दोस्तों। ठीक, मोहम्मद गजनवी मिलेंगे, ये दूसरे आक्रमणकारी, इनको मतलब ये अफ़गान या मान सकते हैं अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र के हैं, अफ़गान के हैं, और ये जो है दोस्तों ये जो है अरब के हैं। ठीक, तो दोनों आप याद रखेंगे अलग-अलग हैं। तो ये जो है पहली बार मोहम्मद गजनवी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया 1001 ईस्वी में। कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाता है, जैसे देखिए मैं वहाँ बता गया था तराइन का पहला युद्ध था अगली वाली क्लास में, तो मोहम्मद गौरी की जगह मैंने गजनवी बता दिया था। पहले गौरी बताया फिर गजनवी, पृथ्वीराज चौहान तराइन का फर्स्ट युद्ध ना बता दिया था। तो ऐसा होता है दोस्तों, कभी-कभी कन्फ्यूजन आ सकती है, तो आप ध्यान थोड़ा देंगे तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक, तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किताबुल हिंद के लेखक अल बरूनी के शासक द्वारा बंदी बनाया गया, तो महमूद गजनवी के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन है 1001 में अपने पहले आक्रमण में महमूद गजनवी ने भारतीय शासक जयपाल को पराजित किया था। इसने किसे पराजित किया? जयपाल को। दोस्तों देखिए पूरा मतलब बहुत सारे आक्रमण उन्होंने किए अलग-अलग जगह पे, तो वो अगर आपको याद है तो ज़्यादा ठीक है और नहीं याद है तो कोई बात नहीं। देखिए पीसीएस के लिए तो याद करना पड़ेगा।
पीसीएस आरओ यारो आप दे रहे हैं अगर, तो उसके लिए बहुत सारा फैक्ट आपको पता होना चाहिए, छोटी-छोटी डेट पता होनी चाहिए। उसमें तो मैं यहाँ तक मैंने देखा है कि ये पूछ लेता है कि मतलब किस तारीख को हुआ, तारीख भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सन तो पता हो, तारीख भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक? तो ये सब अगर आप दे रहे हैं या नेट जेआरएफ दे रहे हैं, तो इस तरह अगर आप दे रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डीपली थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक? क्योंकि आज का समय ये है कि सब लोग तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो आयोग के पास इतना कुछ क्वेश्चन बचा ही नहीं जैसे, तो वो मतलब इस तरह खेला खेलते रहते हैं, ठीक? तो ये चीज़ आप समझिएगा, तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। क्या था? अरब एवं सिंध पर आक्रमण। अब दूसरा आता है मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। देखिए अगर हम बात करें, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र था जो नष्ट हुआ तो 12वीं शताब्दी में नष्ट हुआ। अगला दिया है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, तो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है दोस्तों। कौन करते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं, और ये 1210 तक रहते हैं। उसके बाद इनकी मतलब जो है ये गिरकर घोले से चौगान खेल रहे होते हैं, तो वहाँ से गिरते हैं और इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे अगर हम बात करें तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय के बीच जो है, मतलब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था, तो वही है 1191। क्वेश्चन देखिए रिपीट होते रहेंगे और आपको देखना पड़ेगा। देखिए हर जगह रिपीट, क्योंकि एग्जाम अलग अलग है ना, तो ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछ सकता है वही चीज रिपीट कर करके। आगे अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन दिया है चंदावर की युद्ध, यानी 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर है। अगला है कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक था, तो राज्यपाल था। आगे अगर हम बात करें महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो उतबी था दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन यह है कि यामिनी बिन सरहिंदी जो है इन्हीं की पुस्तक है। आगे हम देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है, तो लेनपूल है दोस्तों। कौन? देखिए ये कोटेशन याद रखना पड़ेगा आपको, पीसीएस ही पूछ सकता है। देखिए पीसीएस ही पूछेगा दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा मतलब लॉजिकल पूछता है वो। अगला क्वेश्चन है गजनवी राजवंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था दोस्तों। मध्य एशिया के वह शासक जो 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता, तो ये मोहम्मद सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी थे। अगला वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, तो पृथ्वीराज तृतीय या अर्णोराज तृतीय इन्हें कहा जाता है। अगला है भारतीय गौरव या यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त होता है? पृथ्वीराज चौहान के लिए। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की, तो ये है बख्तियार खिलजी। ये जब दोस्तों लौट रहा था इधर से बंगाल से, तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी, ठीक। और कई वर्षों तक वो जलता रहा, इतनी किताबें थी उसमें दोस्तों। आगे अगर हम बात करें गुलाम वंश की ओर बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा है दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से सबसे कम अवधि तक शासन किसने किया, तो खिलजी वंश ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया, तो 1206 से 1210 ईस्वी के दौरान किया। अगला है दिल्ली का पहला सुल्तान था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक राजवंश का संस्थापक था, तो गुलाम वंश का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दास वंश की स्थापना किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। आगे अगर हम बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखा है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान संबंधित थी, तो दास राजवंश से संबंधित थी। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछ लिया कि मृत्यु चौगान के दौरान हुई थी, तो जो चौगान खेलते समय किसकी हुई थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। अगला लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था, तो गुलाम वंश। देखिए दोस्तों एक चीज आप समझिएगा, भारतीय जो उपमहाद्वीप है, तो इसे उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? महाद्वीप तो आप समझे होंगे, महाद्वीप मतलब एक ऐसा बड़ा सा भूखंड जो चारों ओर जो है जल से घिरा हो, तो उसे महाद्वीप कहते हैं ना। तो उपमहाद्वीप क्या है, मतलब भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, ये अगर आप जियोग्राफी पढ़े होंगे तो वहाँ बताया गया है, इसमें आप देखिएगा, सर्च करिएगा तो आप ज़्यादा भली बात जान पाएंगे। क्योंकि भारत का एक अपना अलग महत्व है दोस्तों, ये तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, और इसका मतलब बहुत ज़्यादा महत्व है। आप देखेंगे तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे, मेरे बताने से टाइम ही जाएगा, ठीक। आप थोड़ा सर्च करेंगे तो ज़्यादा बार इसकी चीज़ें पे समझ पाएंगे, मैं थोड़ी ही चीज़ें बताऊंगा, काम बन जाए खत्म हो जाएगा, तो आप ज़्यादा सर्च करके देख सकते हैं, ठीक। कभी पूछ सकता है अगर तो ये चीज़ है, तो गुलाम वंश समझ में आ गया। अगला दिया कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया राजवंश से संबंधित मामलूक वंश या गुलाम वंश एक ही है दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया काकतीय राजवंश का अंत के दौरान हुआ, तो दिल्ली सल्तनत के अंत हुआ, मतलब दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया काकतीय वंश का जो है अंत। अगला क्वेश्चन दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की, तो गयासुद्दीन मोहम्मद, ये कौन है इसकी? गौरी होंगे दोस्तों, बस वही होंगे गौरी। अब दोस्तों देखिए इसमें जो है देख लेंगे, अब एक बार आप भी, मोहम्मद गौरी मेरे ख्याल से होगा, देख लेना, ये क्वेश्चन होल्ड कर दे रहा हूँ, ठीक। आप देख लेंगे, आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों।
कुछ नहीं करना दोस्तों, कभी भी आपको कन्फ्यूजन लगे, जैसे आंसर जो दिया है, जब भी आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप तुरंत गूगल पे जाके 1 मिनट लगेगा, मुँह से बोलिएगा, तुरंत सामने आ जाएगा, देख के आगे बढ़ जाइएगा। ये सब करने की कोशिश करिएगा, ये आदत डालिए अपने लाइफ में। इसे मतलब या चैट जीटीपी यूज़ करते हो तो उससे बहुत अच्छा है दोस्तों, चैट जीटीपी एक बार लॉगिन कर लो, बहुत सारी चीज़ें जानकारी वो दे देगा आराम से, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी, समझ में कि नहीं। अब देखिए लिखा है सिक्कों का टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू की तो इल्तुतमिश ने शुरू की थी। अगला है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिम सीमा किसके काल में आया तो इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम कौन था तो इल्तुतमिश था दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए जो मोहम्मद गौरी थे उनका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो बताइए गुलाम का गुलाम यही तो हुआ। अगला दिया है भारत व मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की तो यही है, ये बदायूं का इक्तेदार था दोस्तों। सुल्तान बनने से पहले कहाँ का था, बदायूं का इक्तेदार था, ठीक। इसने ही आराम शाह को पराजित करके और उसकी हत्या करी, उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अगला मलिक इख्तियार उद दीन अल्तूनियन ने रजिया सुल्तान को कैद किया बठिंडा के किला मुबारक में। अगला है भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के रूप में जाना जाता है तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच जाना जाता है। जब तक दोस्तों बाबर का आक्रमण नहीं होता है यानी मुगल वंश की स्थापना नहीं होती है तब तक क्या चलता है, दिल्ली सल्तनत चलता है। इसमें 5 शासन हुए, मतलब 5 जो है 5 वंशों ने शासन किया दोस्तों। कौन कौन से थे तो ममलूक वंश या गुलाम वंश हम कह सकते हैं, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था और लोदी वंश था, ठीक। तो ये याद रखना होगा, क्रम कभी कभी पूछ लेता है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों रजिया की दिल्ली सल्तनत पर सिंहासन पर हटाया गया तो 1240 ईस्वी में हटाया गया। अगर हम आगे बात करें बदायूं, 1197 से 98 ईस्वी पर कब्जा करके इल्तुतमिश ने वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। तो देखिए बदायूं को इख्तियार किसने नियुक्त किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसे तो इल्तुतमिश को। अगला क्वेश्चन दिया है कि सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनी तो 1236 ईस्वी में बनी थी। ममलूक साम्राज्य की शासिका 1236 से 1240 तक दिल्ली की सुल्तान बनी तो रजिया सुल्तान। अगला हुआ शासक जिसके द्वारा टंका एवं जीतल नाम के सिक्के चलाए गए तो इल्तुतमिश ने चलाया था टंका व जीतल, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के तुर्की शासक की बेटी थी तो इल्तुतमिश की थी। देखिए लिखा है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, याद कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए कितनी बार आया, 4 बार पूछा। अगला है इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी क्या थी, दिल्ली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लाहौर थी दोस्तों, ठीक। आगे अगर हम बात करें बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी, देखिए जो इंपॉर्टेंट है वही दिया हुआ है यहाँ। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बलबन से, इल्तुतमिश से, कुतुबुद्दीन थोड़े ऐबक से, रजिया सुल्तान, ये सब इंपॉर्टेंट है पोर्शन तो इसीलिए उससे पूछा जाता है। अगला हुआ तुर्की सुल्तान जिसके द्वारा खून और लौह एवं रक्त की नीति जो है अपनाई गई तो बलबन। अगला है कि सल्तनत सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, पानी नहीं पिया हूँ ना तो इसीलिए जो है गला दर्द करने लगा। देखिए अगर हम बात करें तो जो है सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने अवधि के दौरान दिल्ली पर शासन किया तो 1266 से 1287। अगला है नवरोज नामक प्रसिद्ध पारसी त्योहार की शुरुआत हुई गयासुद्दीन बलबन द्वारा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया, बलबन। अगला है बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था, तुगदिल खां था। अगला सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा, वो बलबन था। अगला खलीफा जिसने पूरा 1 वर्ष मेयो के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया, वो बलबन था दोस्तों। अब देखिए ऐसा क्यों कर रहा है, ये जब आप डीप में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बलबन ऐसा कर क्यों रहा है। देखिए जब भी हम कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक, मैं जिस परिस्थिति में हूँ अगर उस परिस्थिति से उठकर कहीं ऊंचे गया पद पे मान लीजिए, तो मैं वो काम करूंगा जो हित में होगा, जनता के हित में होगा या हमारे हित में होगा, वो काम करूंगा। समझ में आया कि नहीं। अगर देखिए जैसे बलबन थे तो बलबन जब शासक बने होंगे तो इनके समक्ष कुछ चुनौतियां भी रही होंगी। जैसे मान लीजिए कोई डीएम बना तो डीएम के समक्ष कुछ चुनौतियां भी होंगी। उन चुनौतियों को निपटने के लिए वो योजना बनाएगा। उस योजना के लिए वो जो कार्य करेगा, समझ में आया कि नहीं, वो कौन सा कार्य करेगा जो उसके हित में होगा, उसकी जनता के हित में होगा। समझ में आया कि नहीं। तो यही चीज बलबन करेगा, यही चीज इल्तुतमिश करेगा, यही चीज जो है कुतुबुद्दीन ऐबक करेगा। मतलब सारे शासक यही इसी मतलब मॉडल को अपनाते हैं। लेकिन देखना ये होता है जैसे कुछ महत्वाकांक्षी होते हैं जो विस्तार करना चाहते हैं तो विस्तार करने के लिए वो योजनाएं बनाएंगे। कुछ क्या करेंगे, कुछ के सामने चुनौतियां होंगी। अभी जब आगे हम बढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे कि जो मोहम्मद बिन तुगलक जो कार्य करेगा
तो उसके बाद क्या होगी, उनके समक्ष चुनौतियाँ कौन पैदा हो जाएंगी, किसके समक्ष, तो एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक के समक्ष चुनौतियाँ पैदा हो जाएंगी। उसमें बहुत से शासक नाराज हो जाएंगे, तो उनको खुश करने के लिए वो ऐसी योजनाएं बनाएंगे ताकि वो जो है खुश हो जाए सब लोग, समझ में कि नहीं, जनता खुश रहे ताकि वो उसे मतलब शासक अच्छे से वो शासन चला सके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसी योजना बनाते हैं, तो वही इसमें भी आ जाएगा। देखिए अगर हम आगे बात करें तो बलबन की उपाधि धारण की है तो उलुग खां ने की है। अगला क्वेश्चन दिया है वह दिल्ली का सुल्तान जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस, तो यही है गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने दिल्ली के सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया, नसीरुद्दीन महमूद हो जाएगा। अगला है कि गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन की उपाधि धारण की है, तो जिले इलाही भगवान की छाया। दोस्तों एक सेकंड पानी पी लो थोड़ा यार। सॉरी दोस्तों। देखिए अगर हम आगे बात करें, एक सेकंड, देखिए अगर हम खिलजी वंश पे आ गए, देखिए हमारा गुलाम वंश कंप्लीट हो चुका है, या ममलूक वंश कहें वो कंप्लीट हो गया, हम खिलजी वंश की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन की अवधि कितनी है, तो 1296 से 1316 ईस्वी तक है। अगला है ने अपने सैनिकों के लिए सैन्य या गैरिसन शहर सीरी का निर्माण कराया, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। रानी पद्मावती का संबंध सबको पता है, चित्तौड़गढ़। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा नहीं लगाया गया तो लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया। अगला है खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, अलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी, सॉरी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे इसके प्रथम संस्थापक। अगर मूवी देखे होंगे तो उसमें थोड़ा बहुत अंदाजा आपको लगा होगा। देखिए मैं ये नहीं कहता पूरी तरह से सत्य है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको पता चला ही होगा। अगला 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा को पराजित किया था, तो वो लक्ष्मण सेन थे। अगला है सुल्तान अपने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना का नियुक्त किया, अलाउद्दीन खिलजी। अगला है बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया, तो कौन किया, तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के कालक्रम अनुसार देखिए पहले गुजरात पर, फिर रणथंभौर, चित्तौड़, वारंगल। याद कराऊं मैं, देखिए वो गया पहले गुजरात, वहां पे उसने किया किया लड़ किया यानी युद्ध किया। देखिए मैं आपको जिस तरह याद करा रहा हूँ उस तरह याद करेंगे, ये क्रम है दोस्तों, आपको याद हो जाएगा। 1299, 1301, 1302, 3 ऐसे करके हैं क्रम, तो मुझे देखिए डेट नहीं पता है लेकिन क्रम पता है अच्छे से। तो क्रम क्योंकि मैंने याद किया था आरो यारो के समय, तो वो क्रम याद है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे समझिएगा, देखिए गुजरात पहले, वो सबसे पहले कहाँ जाता है, गुजरात जाता है। जब वो गुजरात गया तो दोस्तों वहां पे उसे ऐसा मतलब रण करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा, यानी रणथंभौर, ठीक है, रण करना पड़ा। अब वो जब रण करा तो सामने वाले को चित्त कर दिया यानी चित्तौड़, ठीक, यानी पहले गुजरात फिर रणथंभौर रण किया, उसके बाद चित्त कर दिया सामने वाले को, चित्तौड़ हो जाएगा। उसके बाद ये वारंगल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वारंगल से पहले भी और था, जैसे मालवा, यानी वो मालामाल हो गया, मालवा हो जाएगा। तो इस तरह आप देखेंगे क्रम इस तरह होता है, कभी भी पढ़ें तो थोड़ा मतलब लॉजिक समझिए। अगर मतलब ऊपर से नीचे पहले अरेंज कर लीजिए, अरेंज में पढ़ना हमेशा सीखिए। लंबे समय तक अगर आपको डेट याद करनी हो कुछ भी, तो इस तरह जैसे देखिए मैंने आपको बताया था हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, वेलिजली की सहायक संधि जो है स्वीकार किए थे ये सब राज्य। तो मैंने बताया था SMTAP यानी अवध, मैसूर। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे याद करना। देखिए मैंने ये ट्रिक बना ली, ठीक। अब देखिए मुझे पता है अवध ये हो जाएगा हैदराबाद, पहला कौन था हैदराबाद में 1798, याद है किसी को, याद होगा तो देखिएगा। पहले हैदराबाद हो जाएगा, फिर किसने सहायक संधि स्वीकार की, मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा। इसके आगे और भी हैं लेकिन ये 5 अगर पता तो बहुत अच्छी बात है, हमारा काम हो जाएगा, समझ में कि नहीं। तो ये हमारा क्रम है। अब हमें डेट नहीं पता, मान लो पहली की पता है 1798, तो पूछता भी कई बार है, तो ये अगर हमें पता है तो इसका हम अरेंज कर लेंगे आराम से पीसेस वगैरह में, समझे कि नहीं। और जब भी आप डेट याद करेंगे तो आराम से याद भी हो जाएगा। 1801 फिर 1 में हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएंगे, 1802 में, 3 में, तो इस तरह हम याद कर सकते हैं, समझा कि नहीं। तो ये चीज़ है, तो ये 1200 के आसपास की डेटें हैं, समझा कि नहीं। 1200 नहीं, 1300, सॉरी 1300 के आसपास की डेट है। अब देखिए दोस्तों इस तरह याद करना है आपको, कर लीजिएगा। अगला दिया है कि दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, अलाउद्दीन खिलजी था। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, लिखा है 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया, अलाउद्दीन खिलजी। अगला दिया घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। 1306 ईस्वी में सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के
सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी तो सिंधु। अगला, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना तो गाजी मलिक बना। ठीक दोस्तों, देखिए मैं पीसी मतलब जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ सॉरी ग्रुप सी का जो हिंदी व इंग्लिश जो है प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक दोस्तों, सॉरी हिंदी और जीएस का कोशिश करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन सिस्टम बन ही ना पा रहा है। एक प्रैक्टिस बनाया भी हूँ तो मतलब इतना अच्छा नहीं बन पाया है, वो मतलब लास्ट में थोड़ा, तो वो चीज़ मैं अपलोड नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ अभी जितना टाइम है उसमें ये बुक पहले कंप्लीट करूँ, क्योंकि ये बुक कंप्लीट कर दो फिर जो पेपर आएंगे फिर धीरे धीरे आराम से कराते रहेंगे बहुत सारी चीज़ें। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखेंगे 1306 ईस्वी में सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी तो सिंधु थी। अगला, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना? गाजी मलिक। अगला, माल की प्राप्ति आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था, कौन था? शहनाई मंडी। अगला है जफर खां, दिल्ली सल्तनत के शासक का प्रसिद्ध सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी। अगला, दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अगला, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को जाना जाता था सराय अदल के रूप में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है, खिलजी राजवंश दिल्ली पर शासन किया था तो 1290 से 1320, सबसे छोटा इन्हीं का था। अगला है कि खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों के को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को जाना जाता था एकता के नाम से। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया था, उसका नाम क्या था? सीरी था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग 50% हिस्से के बराबर होता था। अगला, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था तो गयासुद्दीन तुगलक था। अगला, पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था, वो था अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। अगला दिया, गुजरात के वघेला राजवंश का अंतिम शासक जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया वो कर्णदेव थे। अब देखिए 2 हो गए, अब तीसरा हम आते हैं। यहाँ लिखा है, दिल्ली के सुल्तान ने इब्न इब्न बतूता का उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली का काजी नियुक्त किया एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। लिखा है, भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया 1398 ईस्वी में। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन अभी देखना कितने बार पूछा है। लिखा, हुआ शासक जिसने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। उसके बाद है के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उसकी नई राजधानी जनापना की प्रमुख मस्जिद एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद बिन, देखिए लिखा, प्रसिद्ध यात्री जो इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मोरक्को। जैसे आप देखे होंगे मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, ये सारे देश आप देखे होंगे। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया, देख लीजिए थोड़ा सा आप, ये देखिए एनटीपीसी में ही आया है। देखिए रिपीट होता है ना, यहाँ देखिए फिर ये, तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि रिपीट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं क्वेश्चन। अगर आप ये बुक कंप्लीट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी काम आ जाएंगी। आगे अगर हम बात करें, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, के लेखक हैं गिरीश कर्नाड। अगला है, ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की है एमबीटी। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, अगला है, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में ने सोने और चांदी की निर्मित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया, मोहम्मद बिन तुगलक। फतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों के रिकॉर्ड दिया गया, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी तो कौन? नसीरुद्दीन खुसरो शाह। अगला है, वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ वो तुगलक है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी का प्रचलन हुआ, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या शहदास का माना था वो एमबीटी था। अगला क्वेश्चन है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अगला है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफा की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक। सर्व क्या था? देखिए कई बार एग्जाम में पूछा सर्व क्या था, ये पीसीएस में पूछा तो ये सिंचाई था। कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछ लिया दोस्तों। अगला, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना कराई और जिसमें दोनों संप्रदायों के लोगों में
एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, ये एफएसटी है फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर की स्थापना इसने ही कराई। अगला है दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला कौन था, तो एफएसटी था। टोपरा व दिल्ली के 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था एफएसटी। अगला है बेरोजगारों के सहायतार्थ में दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की, एफएसटी ने की। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना एफएसटी ने की दोस्तों। अगला है तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा, ये नसीरुद्दीन महमूद के काल में हुआ। अगला है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया, तो तुगलक वंश। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर जीतल नामक तांबे का सिक्का चलाया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया। ठीक, टोकन करेंसी यानी दोस्तों जो आज के समय होती है ना लोकल करेंसी, जैसे क्या मतलब टोकन कैसे, उसमें दोस्तों वो ठप्पा नहीं लगा होता, जैसे भारत सरकार का देखेंगे नोट मतलब वो लगा होता है ठप्पा, हर नोट में होता है, मतलब दस्खत होते हैं, हर चीज होती है पूरी कंप्लीट, लेकिन इनके में इतनी नहीं थी, वो सस्ती धातु की बनी होती थी। अगला तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया 1398। अगला क्वेश्चन दिया मार्को पोलो जो है 1292-94 के मध्य आया था, तो भारत आया था वेनिस। अगला है सैयद एवं लोदी वंश की अगर हम बात करें, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी 1504 ईस्वी में, मैंने कई बार आपको बताया भी है। अगला है लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था दोस्तों। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर से पराजित हुआ। अगला गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी सिकंदर लोदी। अगला है वो मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, बहलोल इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया है किसके जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वो सिकंदर लोदी था। ठीक, पहले ही मतलब ये पहले संस्थापक थे दोस्तों। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, ये थे। दूसरे कौन थे, गुरु अंगद थे। तीसरे कौन थे, अमरदास थे। चौथे कौन थे, रामदास थे। पांचवे कौन थे, जो है अर्जुन देव थे। फिर हर राय, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, हर गोविंद, फिर तेग बहादुर हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में गुरु नानक हो जाए, सॉरी वो हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। तो टोटल कितने थे, 10 सिख गुरु थे, 10 के नाम मैंने आपको गिना दिए। ठीक, देखिए मैं चाहूँ तो याद करा सकता हूँ, अभी ट्रिक से 1 सेकंड नहीं लगेगा, पूरे के पूरे याद हो जाएंगे। देखिए पहले तो गुरु नानक हो ही जाए, लेकिन दोस्तों वो तरीका मतलब मेरे ख्याल से कम सही है, तो आप ना याद करें, मैं ही याद करूँ, ज़्यादा बेटर है, आप ऐसे रट लीजिए। ठीक, तो ये खिज्र खां है, क्योंकि वो तरीका अगर आप जानेंगे कहेंगे ये कौन सी तरीका, ये फलाना लगा, तो कुछ चीज़ें होती जो खुद ही जानो ज़्यादा बेटर होता है ना। देखिए सैयद राजवंश की स्थापना है, मतलब कोई गलत तरीका नहीं, मतलब उसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन फिर भी वो मतलब बहुत लेंदी आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन करेंगे नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे ऊपर से। लिखा सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खां। दोस्तों देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आप कहाँ पहुँच गए, रुको 1 सेकंड, पहुँच जाए तब बताएं। लिखा है कि दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी था। खिज्र खां राजवंश से संबंधित है सैयद। आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया सिकंदर लोधी ने। इब्राहिम लोधी दिल्ली का शासक बना 1557 में। आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह कौन था, सिकंदर लोधी। अब देखिए सल्तनत कालीन प्रशासन एवं स्थापत्य कला, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको बता दूं। देखिए दोस्तों ट्रिक आपने मार्केट में बहुत सारी देखी होंगी, बहुत सारी देखी होंगी। ठीक, मैं भी बहुत सारी देखा हूँ, मैं भी कुछ बहुत सारी ट्रिक मैंने अपने हाथों से बनाया। देखिए दोस्तों जब मतलब आप ट्रिक बनाएंगे अपने हाथों से, जैसे देखिए आपको मैं बताऊँ, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो अभी ये कल ट्रिक मैंने नहीं बनाया, मेरे दोस्त ने बनाया, लेकिन सोचने की बात ये है कि तरीका कहाँ से ईजाद हुआ। जैसे मैं रिलेट करता हूँ ना, वह वैसे उसने भी रिलेट करना सीखा। जैसे आप लोग बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो मुझसे पढ़ रहे हैं लगातार, वो भी रिलेट करना सीख रहे होंगे धीरे धीरे कैसे याद करना। जैसे बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, जोनाथन डंकन ने, जोनाथन डंकन। तो देखिए बनारस में जो है डंका बजता है, क्या बजता है, डंका, तो डंका से डंकन हो गया और बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय है ये। तो मतलब इस तरह देखिए रिलेट करके हम बहुत लंबे समय तक याद कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो तरीका होता है ये, इसे ट्रिक मैं नहीं कहता हूँ, इसे कहते हैं रिलेटिंग मेथड। आप देखोगे मैंने ही इजाद किया है, और जो है इजाद करने का मतलब ये कि बहुत सारे टीचर भी कराते हैं, ऐसा नहीं कि मैं मतलब मैंने ही नहीं किया, लेकिन पहली बार थंबनेल पे मैंने ही लगाया था इसे, रिलेटिंग मेथड, और वहाँ से बहुत सारे बच्चे सीखे बहुत सारी चीज़ें, फिर वो धीरे धीरे रिलेट करना सीख गए। और जब रिलेट करना सीख गए, जैसे देखिए मैंने आपको बताया था, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ, अगर आप समझेंगे तभी समझ में, जैसे मैंने बताया था नर्मदा नदी, इसकी सहायक कौन सी, तवा नदी है। तो मैंने कहा था तावा, यानी तवा, जो तावा होता है जिसमें रोटी बनाते हैं, और रोटी बनाते हैं तो रोटी क्या रहती है, नरम नरम रहती है, यानी नरम, यानी नर्मदा, तवा यानी तवा नदी।
तो देखिए ये रिलेट हो गया, समझ में कि नहीं? तो इस तरह अगर आप रिलेट करना सीखेंगे तो बहुत आसान होगा। और जो ट्रिक होती है वो याद करना पड़ता है, समझ में कि नहीं? अब हम ट्रिक को क्या है, जैसे आज मान लीजिए ट्रिक आपको याद हो गई, देख लिया, आप पूरे यूट्यूब पे खंगाले, बहुत सारी ट्रिक नोट करते चले गए, पूरी कॉपी भर गई, लेकिन जब उसे आप बार-बार रिवीजन नहीं करेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए एग्ज़ाम में कभी काम नहीं आएगी। तो इसीलिए ट्रिक कहने का मतलब ये है कि ट्रिक आपको अगर पता है तो उसे बार-बार रिवीजन करना होता है। कभी-कभी तो ट्रिक बहुत लंबी हो जाती है, तो उस तरह की मैं ट्रिक बताता ही नहीं हूँ जो आपको रटना पड़े, आपको समझना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। वो ट्रिक मैं बताता ही नहीं हूँ, मैं ऐसे करता हूँ रिलेट कर देता हूँ, आपका काम हो जाता है, ठीक? तो ऐसे ही आपको भी पढ़ना है, ट्रिक के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है, जितना हो सके रिलेट करिए, जितना हो सके मेथड से याद करिए तो ज़्यादा बेटर होगा, समझ में कि नहीं? तो आई होप मैं जो कहना चाहता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ से देखते हैं दिल्ली प्रशासन एवं स्थापत्य कला। टाइम देख लें दोस्तों, देख लेते हैं। 30 मिनट हुआ, 10 मिनट बचा, ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर देते हैं, मुगल काल तक पहुँचा देते हैं, ठीक? अब देखिए यहाँ लिखा लिखा है मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया स्मारक चार मीनार है दोस्तों। चार मीनार हैदराबाद में है, ठीक? ये क्वेश्चन आया था जब मैं बीएचयू का एंट्रेंस दे रहा था दोस्तों, तब आया था क्वेश्चन ये वाला और सही था क्योंकि मैंने तुक्का मारा था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, तो तुक्का में सही हो गया था। समझे कि नहीं? तो ये चीज़ है। देखिए अगला है दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान-ए-इंसा विभाग का प्रमुख था दबीर ये खास था। दिल्ली सल्तनत के दौरान एकत्र किया गया जो कर था किया जाता था वो खराज कर था। खुस्म, खराज, जकिया, ज़कात ये 4 कर जो है इस्लाम धर्म में जो उसमें कुरान में लिखे हुए थे 4 वाले, तो यही 4 लिए जाते थे, ठीक? अगला दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को कहा जाता था। दीवान-ए-इंसा नाम से जाना जाता है, राज्य पत्राचार विभाग। कई बार पूछा एग्ज़ाम में, याद करना पड़ेगा। अगला दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फ़ारसी थी। अगला दीवान-ए-कोही तो ये दोस्तों कृषि विभाग था, किसने बनवाई? एमबीटी। अगला दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो है भूमि अभिहस्तांकन जिसे इक्ता कहा जाता है का धारक है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था जिन्हें जाना जाता है बंदगान के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में खिलजी वंश के स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया तो अलाई दरवाजा। अगला कुतुब मीनार आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है तो इंडो इस्लामिक का है। अगला हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा निर्मित है तो पक्की ईंटों और चूने के गारे से। कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार के पांचवें तल का निर्माण एफएसटी ने कराया था दोस्तों। अगला दिया है कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करा। देखिए इसमें 3 लोगों का योगदान है। नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद जो 4 मंजिला तक निर्माण किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने कराया। फिर जो है बिजली गिरी तो 1 मंजिला टूट गया तो बची 3 मंजिला। उसके बाद 2 मंजिल का निर्माण किसने करा दिया? तो फिरोज शाह तुगलक। तो 5वें तल का निर्माण भी इसने करा दिया, ठीक? चौथी का मरम्मत करा दिया, 5वां एक और बनवा दिया। तो ये चीज़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था खिज्र खां। अगला दिया कुब्बत उल इस्लाम मंदिर दिल्ली में है। कुब्बत उसे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। भारतीय वास्तु शिल्प में सुर्खी शुरू की थी तो सल्तनत सुल्तान ने। हौज सुल्तानी क्या है? एक बड़ा सा जलाशय है दोस्तों। अगला है कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम है तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। मोट की मस्जिद बनी थी तो सिकंदर के शासनकाल के दौरान। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ कई बार पूछा, राणा कुंभा हो जाएगा। प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में दोस्तों। जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण करा तो जयसिंह द्वारा। अगला है खरीदादार कौन थे? तो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता है आरिज मुमालिक, ठीक? क्या कहते हैं? आरिज मुमालिक। सल्तनत कालीन साहित्य एवं इतिहासकार। एक सेकंड दोस्तों। हम ये देख लेते हैं इतिहासकार थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर हम कल से देखेंगे, ठीक? आज थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो पाया है, संडे था ना दोस्तों थोड़ा-सा इसीलिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हम देख लेंगे फिर भी। देखिए लिखा है यहाँ पे हम देखेंगे सल्तनत कालीन साहित्य एवं इतिहासकार। देखिए लिखा साहित्यिक कृत जिसके कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृत से है तो हरकेली नाटक। अगला दिया है कि अल बिरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद लिखा था तो अरबी भाषा में। लिखा है फवायुल सॉरी फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन है अमीर हसन सिजजी ने। पूर्वी समुद्री मार्ग में भारत और कानफू कैंटन के बीच व्यापार का उल्लेख किया अलबरूनी ने। फ़क्र मुदब्बिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम है अदब उल हर्ब। अगला दिया हुआ है कि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया गया इब्न बतूता
महाभारत का तेलुगु संस्करण किया गया नन्नई। अगला क्वेश्चन दिया अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता और भारत का तोता भी कहा जाता है, वह दरबारी कवि किसके थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक। अगला दिया दिल्ली सल्तनत के जो है ये इतिहास का लेखक नहीं तो अब्बास खां सरवानी। अगला है कि तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउल बर्नी है। अगला है जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किया अमीर खुसरो ने। अगला अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कब जिन्होंने कविता हस्त बिहस्त लिखी थी? अमीर खुसरो। अगला है भारत का तोता के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है रचनाकार, यहाँ लिखा है 10 कौमुदी श्रीकंठ हो जाएंगे, राग विबोध सोमनाथ हो जाएंगे, चतुर चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन वेंकट मखिन। अगला है तबकात ए नासिरी मिनहाज उल सिराज है, ताज उल मासिर हसन निजामी है, तारीख उल हिंद अलबरूनी है, तुगलकनामा अमीर खुसरो हो जाएंगे। अगला दिया है मुल्ला दाऊद, ये चंदायन हो जाएंगे। उसके बाद है दामोदर कवि, ये पद्मावती हो जाएंगे। सोमनाथ कवि राग विबोध हो जाएंगे। अमीर खुसरो आशिका हो जाएगी इनकी पुस्तक। उसके बाद देखिए तबकात नासिरी, ये कौन है? मिनहाज उल सिराज। अगला दिया तबकात फिरोज शाही, ये हो जाएंगे शम्स ए सिराज अफीफ। तुगलकनामा अमीर खुसरो हो जाएंगे। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो हम यहाँ तक देखेंगे, कल से विजयनगर और बहमनी देख लेंगे। मुझे लगा छोटा सा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर मुगल काल जो है पूरा कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप टेंशन ना लीजिए, कोशिश करेंगे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। बस आप ये करिए डेली की डेली क्लास कर लिया करिए, क्योंकि 40-40 मिनट करेंगे तो आपको बोझ नहीं लगेगा, बर्डन नहीं आपके ऊपर पड़ेगा। जब आप एक देखिए, जब कभी आप मैराथन आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन के तौर पे मैराथन आप ले सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका सब रिवीजन हो जाएगा, 3-4 घंटे में हो जाएगा। अगर आप 1.5 पे देखेंगे दोस्तों तो 2 ही घंटे में हो जाएगा। आप सोचिएगा 2 घंटे में आपको 2000 क्वेश्चन मिल जाए तो क्या बेजा है? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो इस तरह आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।